फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा करते हुए हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि विकसित और विकासशील और अविकसित देशों के मध्य जो आर्थिक तकनीकी खाई है, दूरी है, जो संवाद की कमी है, उसको दूर करने के लिए विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के मध्य उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से एक प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से जो अर्धविकसित और विकासशील देश हैं, उनकी जो आर्थिक विकास की रफ्तार है, आर्थिक विकास का जो उनका स्तर है, उसको किस प्रकार से अच्छा किया जा सके, उसको तीव्र किया जा सके। लेकिन जब ये संवाद प्रारंभ हुए तो ऐसे बहुत से और भी मुद्दे उभर कर आए, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि विकासशील देशों के पास में जो प्राकृतिक संसाधन या जो उनके पास में जलवायु की विविधता के कारण जो प्राकृतिक संपदा है, उसका कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, और इसका मूल कारण माना गया विकसित राष्ट्रों को। इस संदर्भ में कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास किए जाएं कि पर्यावरण की रक्षा की जा सके, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया 3 जून 2 से 14 जून 1992 ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में। वस्तुतः इसका मूल उद्देश्य यही था कि उत्तर के देश जो दक्षिण के देश हैं, उनकी स्थिति को समझकर उनकी इस प्रकार से सहायता कर पाएँ, अपनी जो उनका तकनीकी विकास है उत्तर का, जो उनका वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनको इस प्रकार से निर्यात कर पाए अपनी तकनीक को, अपने जो उपलब्धियां हैं उनको, कि अर्धविकसित राष्ट्र भी उन चुनौतियों का सामना कर पाएँ। वस्तुतः ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, इसका मूल उद्देश्य भी पर्यावरण से संबंधित जो मूल मुद्दा था उसको ही उसकी ही व्याख्या करना था। लेकिन जब ये प्रारंभ हुआ सम्मेलन, तो इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे भी उभर कर आए जो विश्व स्तर पर पहली बार पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के रूप में उभर कर आए थे। इनमें जो कुछ प्रमुख मुद्दे थे, उसमें था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के संबंध में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन हो रहा था विकसित देशों के द्वारा, वो ये चाहते थे कि इसमें कटौती की जाए, जबकि दक्षिण के जो देश थे वो 50 साल से इन गैसों के उत्सर्जन के लिए लगभग विकसित देशों को ही दोषी मानते थे। तो दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि कटौती होनी चाहिए, लेकिन दायित्व और पहल के प्रश्न पर दोनों में मतभेद उभर कर आया। दूसरा मुद्दा था वनों का। उसके संदर्भ में जो उत्तरी देश थे, अमीर देश थे, विकसित देश थे, वही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जितने भी ये उष्णकटिबंधीय वन है, जहाँ पर जंगलों की या वनों की अधिकता है, वहाँ पर इन पर ऐसा कानून बना दिया जाए कि इन पर कड़े प्रतिबंध लगें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एक राष्ट्र के द्वारा या किसी भी एक गुट के द्वारा या धुर के द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे कानूनी प्रतिबंधों को लगाए जाने की बात उठाने पर भी मतभेद उभर कर आया, क्योंकि जितने भी विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्र थे, गरीब राष्ट्र थे, उन्होंने इस प्रकार के किसी भी कानूनी प्रावधान को किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता में हस्तक्षेप माना, और ये माना कि इसे किसी भी प्रकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा जो पक्ष उभर कर आया वो था जनसंख्या का। उत्तर के अमीर देश ये मानते थे, विकसित देश ये मानते थे कि यदि जो एशिया और अफ्रीका या जो दक्षिण के देश हैं, उनमें इतना अधिक लैटिन अमेरिका के देश हैं, जनसंख्या का इतनी अधिक नहीं हो, अगर जनसंख्या का विस्फोट नहीं हो तो वहाँ पर संभवतः निर्धनता भी नहीं होगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण के देश ये मान रहे थे कि ये जो आर्थिक संसाधन है, उनका जो विषम असंतुलन है अमीर और गरीब देशों के बीच में, वो मेन कारण है, जनसंख्या उसका कारण नहीं है। क्योंकि विकसित देश वैसे भी कुल जो उत्पादन है, उत्पादन के संसाधन हैं, उनका 75% से ज़्यादा जो हिस्सा है उसका उपयोग करते हैं। तो दक्षिण के देश इस मत पर भी स्वयं को दोषी ठहराए जाने के पक्ष में नहीं दिखे। नेक्स्ट जो था वो था तकनीकी हस्तांतरण। सभी जानते थे कि विकसित देश, अमीर देश जो तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, वैज्ञानिक अनुसंधान में काफ़ी आगे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी तकनीकी विकास के हस्तांतरण को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते थे, ताकि उससे उनको बहुत अधिक लाभ हो सके। लेकिन गरीब देश है, जो विकासशील देश थे, वो मान रहे थे
कि जब पर्यावरण एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, एक वैश्विक संकट है, तो इस प्रकार से जो तकनीकी का निर्यात हो, तकनीकी का वो हो, तो उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, लाभ के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, बल्कि वो ऐसे देशों को कम दरों पर या सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। वित्तीय संसाधनों को लेकर भी अमीर देश उतने उत्सुक और आशावादी नहीं दिखे कि वे अपनी जो विश्व बैंक या अन्य एजेंसियों के द्वारा पर्यावरण रक्षण पर बहुत अधिक योगदान देने के लिए जिसको कहते हैं कि तत्पर हों। फलतः ऐसे जो भी फंड बने उसके लिए विवाद होने लग गया कि कौन तो इन फंड को एकत्र करेगा और इस पर नियंत्रण कितना रहेगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी विश्व बैंक हैं उन पर, विश्व बैंक है या IMF है या और जितनी भी ऐसी पर्यावरण से संबंधित वर्ल्ड वाइड एजेंसीज हैं, उन पर विकसित देशों का ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण रह रहा था। और इन सब मुद्दों से भी उभर कर जो सबसे चीज़ बड़ी उभर कर आई कि औद्योगिकरण और तीव्र तकनीकीकरण के कारण जो गैप है अमीर देशों में और गरीब देशों में या विकसित देशों में अविकसित देशों में, उसके लिए किसी भी प्रकार से जो विकसित देश है उनको दायित्व ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर भी मतभेद बने रहे और इसको स्वीकार नहीं किया गया। फलतः संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ, उसमें लगभग 178 राष्ट्र और 115 राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों ने भाग लिया, और जिसका मेन एजेंडा यही रखा गया कि 21वीं सदी में, जिसको एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, कि 21वीं सदी में विकास तथा पर्यावरण सुधार योजना बनाई गई। उसके लिए 27 सूत्री रियो घोषणा पत्र जारी किया गया और विश्व वन संबंधी जो वक्तव्य दिए गए उसके ऊपर सहमति बनी, और इस प्रकार पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन के संपन्न होने के बाद भी विश्व जैव विविधता संधि की गई 29 दिसंबर 1993 को। लेकिन ये जो संधि की गई 29 दिसंबर 1993 को, इस पर USA ने हस्ताक्षर नहीं किए और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जबकि जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड ने यथासंभव अपने संसाधनों में से अपना जो आर्थिक योगदान था वो देने की सहमति व्यक्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जो एजेंडा बनाया गया था 21st सेंचुरी का विकास और पर्यावरण के लिए, उसके लिए कोष बनाने पर सहमति व्यक्त कर दी गई। लेकिन जो कोष बनाने पर सहमति व्यक्त की गई उसमें सदस्य राष्ट्रों का अपना अपना मत था। 23 से 27 जून 1997 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का अगला चरण हुआ, जिसमें निर्णयों की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये माना गया कि जब तक हम निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम निर्णयों को की प्रगति का आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। वस्तुतः जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जितने भी चरण हुए, जितनी बार भी हुए, उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से उभरी कि पहली बार ऐसा हुआ कि इन सम्मेलनों के पश्चात विविध जो मुद्दे उभरे, तनाव के जो क्षण उभरे, उसमें विकासशील राष्ट्रों को भी अपने पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए देखा गया, पहल करते हुए देखा गया। जैसे उदाहरण के लिए ये माना गया, एक प्रश्न आया कि किसी भी प्रकार से ये किया जाए कि भाई जितने भी जंगल हैं या वन हैं उनको वैश्विक संपदा घोषित कर दी जाए और उनके बारे में कानून बना दिया जाए। लेकिन विकासशील राष्ट्रों ने ये कहा कि अगर आप प्राकृतिक संपदा को या प्राकृतिक संसाधनों को, जंगलों को वैश्विक संपदा की तरह करते हो, स्थानीय संपदा की तरह नहीं गिनना चाहते हो, तो फिर क्रूड ऑयल को या इससे संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनको भी आप प्राकृतिक संसाधनों में वैश्विक संपदा में मानो। फलतः इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका। और पर्यावरण की सुरक्षा के दायित्व को लेकर भी प्रत्येक जो ग्रुप था उसमें मतभेद होता रहा, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों का सीधा सा यही था कि मेनली जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका, कि वो पर्यावरण चिंता और पर्यावरण चिंता को व्यक्त करते हुए उसमें अपनी भूमिका के लिए तो सजग थे, लेकिन उस संबंध में दिए जाने वाले किसी भी योगदान के लिए उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई। लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने विकासशील राष्ट्रों के पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की, किंतु यूरोपीय संघ के भारी दबाव के बावजूद और अन्य जो मौसम में परिवर्तन आने वाली गैस से और उनका था, उसके मात्रात्मक लक्ष्य को स्वीकार करने से उन्होंने स्पष्ट
इनकार कर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गया। मूल कारण क्या था कि वित्तीय जो योगदान था, वित्तीय जो सहायता थी, तकनीक का जो जिसको कहते हैं एक्सचेंज था, उसके संबंध में कोई भी देश, खासकर विकसित देश, स्पष्ट नहीं हो पाए, निर्णायक अपना मत नहीं दे पाए। और इसी कारण खर्च कौन उठाए पर्यावरण रक्षण का, इस मुद्दे पर ये कोई ठोस निष्कर्ष तक सम्मेलन नहीं पहुंच पाए।